Good morning, student. Chapter number 1 means unit number 1, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटल वेटेज जो है ना बोर्ड में 10 मार्क्स का है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सोसाइटी को अपनी सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना होता है। मीनिंग ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, the organization which are established not to earn profit but serve the society in different fields such as promoting commerce, art, science, religious, charity or any other useful object are called not for profit organization. These type of organization are generally registered under the Society Act 1860 or Indian Trust Act or under the Companies Act 2013। एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जनरली इन तीन में रजिस्टर होते हैं, तीन अथॉरिटी में रजिस्टर होते हैं। एक है इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होते हैं, या फिर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होते हैं बेटा। दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल। इसमें कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे कंपनी होती है उसी तरह से ये भी होती है। These are separate legal entity not owned by the any individual। अब कुछ एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, जैसे रिलायंस कंपनी है, उन्होंने एक रिलायंस फाउंडेशन, उनकी एक सोशल सर्विसेज के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। दूसरा है चंडीगढ़ क्लब है, एक मिशनरी एजुकेशन सोसाइटी है, दिल्ली गुरुद्वारा है। इसके साथ म्यूजियम्स होते हैं बेटा, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्टेडियम होते हैं बेटा, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, हेल्थ क्लब होते हैं, पार्क अथॉरिटी होती है। बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमम चार्ज में अपनी सर्विस देती हैं। मिनिमम चार्ज का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑन कॉस्ट जितने की उन्हें पड़ती है उसमें वो प्रोवाइड करती हैं। तो आप माइंड में सोच रहे होंगे कि सर हम जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है वो जनरली वो अपनी सर्विसेज देकर या फिर अपनी गुड्स को सेल करके जो भी रिसोर्सेज होते थे वहां से वो अर्न करती थी। लेकिन यहाँ पर कोई रेगुलर सोर्स इस तरह का है नहीं, और जो भी है वो जो है नो लॉस नो प्रॉफिट पर है। तो ये चलती कैसे हैं? तो इनका जो मेन सोर्स है बेटा, दे आर फॉलोइंग मेन सोर्सेज सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एड बाय गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इस तरह की ये मेन सोर्सेज हैं। इसके पूछा जाता है कोई पेपर में कि गिव एनी टू सोर्सेज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बताना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लीगेसी, ग्रांट्स, ये सब जो है ना ये कुछ सोर्सेज हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? पेपर में आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सर्विस इज मेन ऑब्जेक्ट। एनजीओ का जो मेन मोटो है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, तो मेन मोटो इज सर्विस प्रोवाइड। और इसका जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट, नेट रिजल्ट क्या होता है? उसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे ना यहाँ पर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर जो सरप्लस बैलेंस निकल के आता है उसे डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कहाँ पर? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस कंडीशन में वहां पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? फर्स्ट अकाउंट बनाया जाता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी तक आपने बनाया नहीं है, 11th क्लास में एक दो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी होती थी। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। फंड्स कहाँ से ये फंड्स ले सकते हैं? देखिए, रेस थ्रू, डोनेशन के थ्रू, मेंबरशिप फीस, एंट्री फीस ये लोग लेते हैं, यहाँ से इनकी मेन सोर्स है ये। लेकिन इनका क्या सोर्स है? अरेंजमेंट थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, ओनर अपनी कैपिटल देता है बेटा, और जो प्रॉफिट होता है ना वो एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब रिटेन प्रॉफिट आपने पढ़ा हुआ है। तो इनका मेन सोर्सेज यहाँ से है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो जो होता है वो सर्विस देना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्ट, इसमें सरप्लस या डेफिसिट आता है।
जो भी प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट के नाम से नहीं जानते, उसे हम प्रॉफिट अगर होगा तो सरप्लस होगा और लॉस हो गया है तो उसे डेफिसिट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नेम से जाना जाता है जो भी रिजल्ट होता है बिजनेस का। फाइनल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट आप मेंटेन करते हो? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप समझ रहे हो बेटा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप कहोगे सर हमने तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा नहीं। 11th क्लास में 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के फाइनल अकाउंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट थे। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो कंपनीज रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं वो सभी कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये अकाउंट बनते हैं। अगर ट्रेडिंग कंपनी है मतलब सेल और परचेज करना ही उनका मेन मोटिव है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में उन्हें कहते हैं ट्रेडिंग कंपनी। तो वो कंपनी जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। इसके बाद बेटा फंड्स मतलब कहाँ से ये मेन सोर्स क्या क्या है इनका, तो यहाँ पर देखिए मेन सोर्स इनका है डोनेशन, मेंबरशिप फीस और एंट्री फी, ये सब इनकम के सोर्सेज हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर टू द फर्म एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया उसमें से कुछ पार्ट वो ओनर को ना देकर अपने पास रख लेती है फर्म, तो वो हमारा एक्यूमुलेट प्रॉफिट होता है। ये भी मेन सोर्स है फाइनेंस का। हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, मेन चीज हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि 10 मार्क्स का जो भी पेपर में आता है उसमें मैक्सिमम पोर्शन न्यूमेरिकल होता है, और न्यूमेरिकल जब हम कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस ही होते हैं, तो उनको हम कर पाएंगे। कि दे आर फॉलोइंग अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स। द अकाउंट इज रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, what is the meaning of receive payment account? This account is merely a summary of the transaction appearing in the cash book. 11th क्लास में आपने कैश बुक बनाई है ना, तो वो कैश बुक बनाई है हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। लेकिन अब आप यहाँ पर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाना सीख रहे हो, तो वहां पर कैश बुक के प्लेस पर हमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। तो ऑल रिसीव्ड आर शोन एन दी डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट आर शोन इन दी क्रेडिट साइड। ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के साइड में आता है, मतलब डीआर साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको जितना भी पैसा मिलता है ना, इनकम हो या फिर कोई भी रिसीव्ड हो, वो सभी जो है डीआर में आएंगी, और सीआर में पेमेंट जहाँ जहाँ किया है आपने, कैश कहाँ कहाँ गया है, उसके नेम से आपको सीआर में लिखना है। लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? कैश इन हैंड, मतलब लास्ट में हमारे पास कितना पैसा बचा, वो बैलेंस शीट ही आती है बेटा, उसे कहते हैं कैश इन हैंड। तो देन व्हाट इज द फीचर्स ऑफ रिसीविंग पेमेंट अकाउंट? इट इज द रियल अकाउंट। ये पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीविंग पेमेंट अकाउंट, तो आपको पता लग गया कि रिसीविंग पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। Thus received are shown on its debit side and payment on the credit side. Number 2, excess of received over payment is to be closing balance which is shown in the balance sheet of asset side. मैंने आपको बताया है कि लास्ट में जो बैलेंस आता है, मतलब डेबिट साइड का माइनस कर दो क्रेडिट साइड से, तो जितना एक्सेस डेबिट का बचेगा वो कैश इन हैंड आता है, और उसको हम फिर बैलेंस शीट में शो करते हैं। Point number 3, this account began with the opening balance of cash in hand and cash at bank. भाई हमने लेजर अकाउंट 11th में पढ़े हैं, वहां पर कैसे शुरू होता था? बैलेंस बीडी से शुरू होता था और बैलेंस सीडी लास्ट क्लोज होता था। लेकिन यहाँ पर रिसीवेबल अकाउंट में बैलेंस बीडी नहीं लिखते, यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना है, और उसके बेसिस पर क्लोजिंग बैलेंस हमारा आंसर होता है इसके अंदर। तो एट आइटम में बी रिपीटेड मेनी टाइम इन ए कैश बुक बट इट इज शोन ओनली वंस ए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, बार बार हम रिपीट करते हैं, सैलरी हमने 10 बार पे कर दी,
तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में 10 बार नहीं आएगा, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट केवल एक बार बनाया जाता है साल के अंदर, क्लोजिंग डेट पर। तो उस डेट में टोटल हमने कितनी सैलरी पे की वो लिखा जाएगा, ठीक है। मेनी टाइम नहीं लिखना है, वन टाइम लिखना है। ऑल कैश पेमेंट आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड irrespective of the fact whether these are to be capital nature or revenue nature। ये कैपिटल नेचर मतलब कोई हमने मशीन खरीदी तो ये कैपिटल नेचर हो गया, लेकिन मशीन पर हमने कोई एक्सपेंसेस पे किया, रिपेयर वगैरह पे किया, तो वो रेवेन्यू नेचर का हो गया। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर साइड में दिखाने होते हैं, ठीक है। वेदर दे रिलेटेड टू करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, इसका कोई वो नहीं है कि वो किस साल के थे। हमें तो ये देखना होता है कि इस साल अगर पेमेंट हो गया तो इस साल ही दिखाना है। ऑल कैश पेमेंट एंड शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दीज आर कैपिटल नेचर और द रेवेन्यू नेचर। ये मेन पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ही हमें बता रहा है कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, क्योंकि कैपिटल नेचर के चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना होता है। नेक्स्ट, एंड वेदर दे रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ये भी है कि चाहे वो अगली साल से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, अगर हमें सेम टाइम पर वो मिल गया है, मतलब आज मिल गया है, चाहे किसी भी साल का हो, तो वो इसी साल के रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है। पॉइंट नंबर 6, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्डेड ओनली द एक्चुअल रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑफ कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होते, केवल कैश ट्रांजैक्शन ही रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं, चाहे कैश में पेमेंट हो या कैश में रिसीव हो। नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर नॉट शोन इन इट। तो ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है। नेक्स्ट चलते हैं इसके फॉर्मेट पर। फॉर्मेट हमें कैसे बनाना होता है, जैसे कि थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि दो साइड होती है, एक साइड को हम डीआर साइड रिसीव साइड कहते हैं और दूसरी साइड को हम पेमेंट साइड कहते हैं। बेटा राइट हैंड साइड पेमेंट साइड होता है। स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आता है बेटा। इसके बाद क्या क्या हमें रिसीव हुआ है, रेवेन्यू नेचर, रिसीव एंड कैपिटल रिसीव्ड, मैंने ये अलग अलग आपको शो किया है, जिससे कि आपको पता होगा कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव दोनों ही रिकॉर्ड होती है। तो रेवेन्यू रिसीव क्या क्या हो सकती है, सब्सक्रिप्शन, ये मेन सोर्स होता है इनकम का एनपीओ के लिए। तो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये तीनों ही ईयर का इसी पे शो करना है आपको। जनरल डोनेशन, डोनेशन मतलब दान। देखो दान दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन के साथ में पर्पस जुड़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो ये हमारा जो वर्ड है, अगर फॉर टूर्नामेंट आ गया या फॉर के साथ में कुछ और पर्पस आ गया तो वो कैपिटल नेचर का हो जाता है बेटा डोनेशन। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जैसे कि आप कुछ पार्क ऐसे होते हैं जिनमें एंट्री फीस ली जाती है, कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जिन्हें एंट्री फीस हम देते हैं, तो वो भी एक इनकम का पार्ट है। दूसरा जनरल ग्रांट्स, ये ग्रांट मिलते हैं चाहे गवर्नमेंट से मिले या फिर किसी आउटसाइडर से मिले। इसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास, ओल्ड यूज्ड मटेरियल एक्सेट्रा, कोई भी स्क्रैप मटेरियल हमने सेल किया है तो वो भी हमारी इनकम में रिसीव्ड है, इसलिए डीआर साइड में आपको शो करना है। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या डिविडेंड कोई रिसीव होता है, वो भी हमारी इनकम। मिसलेनियस रिसीव्ड के नेम से कुछ है तो वो सभी यहाँ लिखना है। कैपिटल रिसीव्ड में लीगेसी है बेटा, लीगेसी मतलब अमाउंट रिसीव एज पर बिल, बिल का मतलब होता है वसीयत, वसीयत में कोई लिख के चला गया हो तो वो हमें रिसीव हो रहा तो वो अमाउंट है हमारा लीगेसी। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ मेंबर्स होते हैं जो हमें पेमेंट करते हैं लाइफ में एक बार। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये डोनेशन एक तो था जनरल डोनेशन ऊपर, लेकिन ये डोनेशन नीचे आ गया स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मैंने आपको बता दिया कि कोई पर्पस उसमें होता है तो वो कैपिटल डोनेशन हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा इंडोमेंट फंड रिसीव, बहुत सारे फंड्स होते हैं जो हमें रिसीव होते हैं, उसमें से ये इंडोमेंट फंड मैंने एक वर्ड यूज कर लिया है सभी फंड्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा टू इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, कुछ स्पेसिफिक फंड हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं कहीं, जैसे मान लो टूर्नामेंट फंड है, हमने बना लिया भाई 1 लाख रुपए का ये अमाउंट है हमारा जो टूर्नामेंट के लिए खर्च होगा, तो वो टूर्नामेंट फंड बना लिया।
लेकिन उसे हम अपने पास तो रखते नहीं है, हम क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, और बैंक में जो जमा किया है उस पर हमें साल में ब्याज मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उससे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हमारा यहाँ पर आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई एसेट को हम बेचते हैं तो वो हमारी यहाँ पर कैपिटल रिसीव में आएगा। कोई लोन लिया है हमने बैंक से तो वो यहाँ पर आ जाएगा। पेमेंट साइड में डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। तो सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ऑडिट फी, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, न्यूज़पेपर मैगजीन्स हमारी आती हैं, चैरिटीज में हमने कुछ पेमेंट किया है। तो ये सभी जो ना रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस हैं। कुछ कैपिटल नेचर की एक्सपेंसेस होती हैं जो सीआर साइड में हमें शो करनी होती हैं, रिसीवेबल पेमेंट साइड में। तो क्या क्या है, देखिए लाइब्रेरी बुक्स हैं, ये लाइब्रेरी बुक्स, ये ध्यान रखना बेटा, पीरियडिकल बुक्स जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होती हैं, यहाँ पर पेमेंट में आएगी। पीरियडिकल बुक्स मतलब है जो एक तो डेली मैगजीन्स भी आती हैं, वीकली मैगजीन्स भी आती हैं, मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, ये सब हमारी पीरियडिकल मैगजीन्स होती हैं। और कुछ बुक्स जो आती हैं ना वो परमानेंट होती हैं, ये नॉन पीरियडिकल बुक्स हमारी कैपिटल पेमेंट में आती है बेटा। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग को हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग पेमेंट हुआ है वो यहाँ पर आएगा। एसेट्स कोई हमने परचेज किया है, लोन का पेमेंट किया है, ये सभी हमारी कैपिटल पेमेंट होती है बेटा। इसके बाद डीआर साइड मतलब रिसीप्ट साइड का टोटल का ऐड कर लेंगे और पेमेंट साइड के टोटल से माइनस कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा वो कैश इन हैंड बचेगा। कैश एट बैंक का बैलेंस जो है वो हम बैंक से ले लेते हैं, बैंक में हमारा कितना बैलेंस है वो बैंक की पासबुक से हमें शो हो जाता है तो उसे यहाँ लिख देते हैं। बाकी का जो बैलेंस बचता है वो हमारा कैश इन हैंड का बैलेंस होता है बेटा। बताइए इसमें कोई कुछ पूछना हो तो। सर एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए, कैपिटल रिसिप्ट में टू एंडोमेंट फंड रिसिप्ट वाला। अच्छा इधर साइड में ना देखो बहुत सारे जो होते हैं ना फंड्स, वो एक किसी स्पेसिफिक नेम से हमें मिलते हैं और उसी पर्पस में हमें वो खर्च करने होते हैं। जैसे कि मान लो टूर्नामेंट फंड या फिर प्राइज फंड, ये हमारा जो स्पोर्ट्स क्लब है, अब स्पोर्ट्स क्लब में जब भी स्पोर्ट्स होंगे तो टूर्नामेंट के खर्चे उसी में से पे करने हैं। या फिर प्राइज देना है हमें, अपने स्पोर्ट्समैन हैं उनको हमें प्राइज देना है तो उसके लिए एक प्राइज फंड बना लिया, क्योंकि उसमें भी एक बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। तो अगर उस प्राइज फंड में जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है किसी पर्सन से, उसके अंदर ऐड होगा वो। नेक्स्ट आ गया बेटा सेकंड अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही दूसरा नाम है। जैसे लेकिन बस ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके कौन मेंटेन करते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व टू द सेम purpose for a not for profit organization as the profit and loss account of the business enterprises. This is a nominal account। ये मैंने देखो अलग से लाइन लिखी है, ये अंडरलाइन डाला हुआ है, पेपर में आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। तो इट इज द रियल ऑल्सो बेस्ड ऑन द एक्रूअल कंसेप्ट। वो क्या था, रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट किस कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, कैश कंसेप्ट, कैश। हाँ, लेकिन ये जो अकाउंट है वो एक्रूअल कंसेप्ट पे। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब ये है कि नगद या उधार दोनों तरह के ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। अकॉर्डिंग टू विच एवरी ट्रांजैक्शन बिलोंग टू करंट ईयर शुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट एंड इनकम इज रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, नगद या उधार दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस आपको इनकम एक्सपेंडिचर लिखना है और जिस साल के आप अकाउंट बना रहे हैं उसी साल के अकाउंट से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखना है। तो व्हाट इज द फीचर अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नंबर 1, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट है, नो कैपिटल आइटम इज एंटर इन दिस अकाउंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। Capital item means capital expenditure and capital received are not recorded in income and expenditure account.
its debit side includes all the expenses pertaining to the particular period and credit side include all the income pertaining to the same period. No opening and closing balance are recorded in it. इसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। इसमें इसमें नेट सरप्लस या डेफिसिट अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हमारे साथ हमें मिलता है। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही ये अकाउंट भी बनाया जाता है, सेम रूलिंग फॉलो करनी होती है। क्रेडिट बैलेंस, अब देखिए लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है। क्रेडिट बैलेंस अगर आया है मतलब डीआर साइड का टोटल कम है सीआर साइड के टोटल से, तो सीआर साइड का टोटल क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या फिर इसे हम कहते हैं सरप्लस। और अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है मतलब सीआर साइड में कोई बैलेंस आ रहा है तो वो डेबिट साइड का बैलेंस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसे हम डेफिसिट के नाम से जानते हैं बेटा। तो चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था सेम आएगा। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है इनकम और एक्सपेंडिचर नाम तो है लेकिन इनकम को यहाँ डीआर में लिखेंगे पहले, यहाँ क्या आएगा एक्सपेंडिचर, और इनकम कहाँ आएगी ये सीआर साइड में। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर लिखना है हमें सबसे पहले डीआर साइड, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, वेट एंड टैक्सेस, रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट, चैरिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कंज्यूम, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, अपकीप ऑफ ग्राउंड, म्युनिसिपल टैक्स, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल, पेटी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड ऑन बोरोइंग, मतलब लोन हमने लिया है उस पर हमने जो इंटरेस्ट पे किया है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है लेकिन तब भी आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी आएगा बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक फंड्स, ये मुझे अच्छी तरह से आपको समझाना है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है इस चैप्टर में, तो मैं वहां पर समझाऊंगा इसे और अच्छी तरह से। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी जैसे मैंने आपको बताया था वो आएगा। इसके बाद सीआर साइड में देखिए बेटा इनकम, इनकम सीआर साइड में आती है, रेवेन्यू नेचर की इनकम आती है। सब्सक्रिप्शन स्टार लगा रखा है मैंने, जहां पर मैंने स्टार लगा रखा ना देखो इधर डीआर साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सभी जो स्टार लगा रखा है मुझे इन सभी को इंडिविजुअली डिस्कस आपके साथ करना है। कैसे आपको कैलकुलेट करना है इन सबको, वो फॉर्मूले बेस है, तो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आएगा बेटा, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस या एडमिशन फी, जनरल ग्रांट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास, ओल्ड यूज मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक एंड डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इधर आता है, उसका प्रॉफिट इधर आएगा। अब देखो ये डीआर साइड का एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कर लेंगे रफ में और इनकम साइड का रफ में टोटल कर लेंगे। अगर इनकम का टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो हमारा सरप्लस आता है नीचे, ये यहाँ पर सरप्लस आता है। इसे हम दूसरे नाम से भी देख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इन दोनों में से किसी एक नाम से लिख दीजिए। और इस साइड में सीआर में डेफिसिट आता है, कब आएगा, जब एक्सपेंडिचर का टोटल इनकम के टोटल से ज्यादा होगा तो डेफिसिट आएगा। तो डेफिसिट आने पर इसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जैसे कि बैलेंस शीट आपने 11th क्लास में बनाई थी, लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल लिखनी होती थी। वहां पर क्या था, कैपिटल ऑफ द ऑनर, लेकिन यहाँ पर कोई ऑनर नहीं होता, सोसाइटी होती है, इसलिए कैपिटल फंड यूज होता है बेटा। ठीक है, कलेक्टेड मनी जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने की हुई है वो मनी हमारी कैपिटल फंड के नेम से जानी जाती है। तो कैपिटल फंड यहाँ लिखते हैं। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस शो कर रहा है तो इस कैपिटल फंड में वो ऐड हो जाती है, और अगर डेफिसिट है मतलब एक्सीड एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है तो उस कंडीशन में इसे हमें लेस करना होता है कैपिटल फंड में से, और लेस करने के बाद में ये यहाँ पर आउटसाइड में लिखी जाती है। अब ये भी हो सकता है कि बेटा कि डेफिसिट अमाउंट ज्यादा हो कैपिटल फंड से, तो उस कंडीशन में
डेफिशिएंसी इन कैपिटल फंड निकल के आती है। समझ रहे हो बेटा? अगर मान लो कैपिटल फंड यहाँ पर 5,000 दे रखा है और डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर शो कर रखा 50,000, तो 45,000 नेगेटिव आया, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी इन कैपिटल फंड, और वो हमारी एसेट साइड में शो करेंगे बेटा। अगर मान लो कैपिटल फंड नेगेटिव आ जाए तो वो एसेट साइड में फिर शो होती है डेफिशिएंसी इन कैपिटल फंड के नेम से। इसके बाद टूर्नामेंट फंड, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ फंड्स हम क्रिएट करते हैं, वो फंड्स हमारे किसी भी नेम से हो सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया टूर्नामेंट फंड, ये लायबिलिटी है। प्राइज फंड भी लायबिलिटी है। रिवेन्यू फंड्स जैसे जनरल रिजर्व वगैरह है वो भी हमारी लायबिलिटी है। स्पेसिफिक फंड्स हैं वो लायबिलिटी। लोन हमने किसी से लिया है, लायबिलिटी। लीगेसी, ये लीगेसी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। अमाउंट रिसीव्ड एज पर विल, वसीयत में कोई हमें ये अमाउंट दे तो उस कंडीशन में ये लीगेसी यहाँ पर लायबिलिटी में आएगा। बच्चों को डाउट होता है हमेशा कि लीगेसी कहाँ पर आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है या फिर लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में आता है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट में आपको लीगेसीज को दिखाना है। इसके बाद डोनेशन मैंने बताया था स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। वैसे इंडिविजुअली लीगेसी या डोनेशन वगैरह को हम अलग से पढ़ेंगे भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लायबिलिटी होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मींस अनएक्रूड इनकम, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। एसेट साइड में एज यूजुअल जो एसेट्स आपके पास हैं वो सभी वो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ग्राउंड एंड पवेलियन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बिलियर टेबल हमारी एसेट्स है बेटा। लाइब्रेरी अगर हमारे पास है तो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं, टेक्निकल बुक्स हमारे पास हैं, वो हमारी एसेट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि पीरियडिकल बुक्स अगर आप परचेज कर रहे हो, पीरियडिकल बुक आती है, डेली मैगजीन्स आती हैं, कुछ वीकली मैगजीन्स आती हैं, कुछ मंथली मैगजीन्स आती हैं। तो ये जो मैगजीन्स होती है ना, ये केवल इंटरटेनमेंट के लिए होती है, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए होती हैं और वो उसके बाद स्क्रैप हो जाती है, टाइम उसका कंप्लीट हुआ स्क्रैप हो गई। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो ऑल ओवर हमारे पास उसकी वैल्यू बनी रहती है, टेक्निकल बुक्स एसेट्स हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अनयूज मटेरियल कुछ पड़ा हुआ है वो भी हमारा स्टॉक है बेटा और वो हमारी एसेट्स में हम काउंट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये तो आपने पहले से किया हुआ है तो आपको पता है कि बैलेंस शीट आप किस तरह से करते हैं। मेंबर्स फीस आएगी। वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये लिखना चाहिए था मुझे। जो लीगेसी है हम इसको मतलब जैसे गवर्नमेंट ग्रांट है वो स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस दोनों के लिए होता है, ये लीगेसी भी ऐसी टर्म है बेटा। देखो ये एक छोटी सी चीज है, इसमें कुछ राइटर ना आप बुक को पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा आपको कि लीगेसी अगर छोटा सा अमाउंट है तो इनकम एक्सपेंडिचर दिखा दो, लेकिन बड़ा अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओ, ये कोई इशू नहीं है। लीगेसी हमेशा आपको लायबिलिटी साइड में दिखाना है। अब ये हम नहीं कह सकते कितना कम अमाउंट होता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। बड़ी बड़ी फर्म है उसमें 5 करोड़ भी कम अमाउंट लगता है। हाँ, तो ये बुक में दिया हुआ है, कम अमाउंट हो तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है, ज्यादा अमाउंट है तो बैलेंस शीट में दिखाना है। लेकिन आपको हमेशा लीगेसी लायबिलिटी साइड में दिखाना है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सर।